नाज़रीन, कोरोना वबा की दूसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत एक बार फिर तालीमी इदारे बंद करने जा रही है। वजारत तालीम ने मुल्क भर के तालीमी इदारों के लिए तजावीज़ सूबों को भिजवा दी है। सूबों को भेजी गई तजावीज़ में कहा गया है कि तालीमी इदारों को 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद कर दिया जाए। पहले मरहले में 24 नवंबर से प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, जबकि दूसरे 2 दिसंबर से मिडिल स्कूल्स भी बंद किए जाएंगे। इसी तरह 15 दिसंबर से सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चों को आने से रोका जाए। वजारत तालीम के हुकाम असातिज़ा को तालीमी इदारों में बुलाने पर बज़िद हैं। तजवीज़ में कहा गया है कि असातिज़ा को बुलाया जाए और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तैयारी की जाए। टेली स्कूल, टेली रेडियो समेत ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाए। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर को होगी, जिसमें सूबे तजावीज़ देंगे कि वजारत तालीम ने तालीमी सेशन को 31 मई तक बढ़ाने की तजवीज़ दी है और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जून 2021 में लेने की तजवीज़ दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर पहली से भी ज़्यादा संगीन होती जा रही है। पूरी दुनिया में पाबंदियाँ वापस आ रही हैं। अमरीका, पोलैंड, यूक्रेन, तुर्की, यूनान, लबनान और ऑस्ट्रिया में, जर्मनी, अलजायर, स्पेन, ईरान और सऊदी अरब समेत दुनिया भर से अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। सख्त तरीन इकदाम किए जा रहे हैं, लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, स्कूल्स और दफातर बंद हो रहे हैं। अवाम को सख्त एहतियाती तदाबीर का पाबंद बनाया जा रहा है। अवाम भी ताउन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही। हत्ता के सियासी कायदीन भी अब कोरोना को अहमियत नहीं दे रहे। हुकूमती अहकामात के बावजूद जलसे किए जा रहे हैं, पाबंदियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान में कोरोना के नए मरीजों और अमवात की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और कई माह के वक्फे के बाद रोजाना के नए केसेस की तादाद दोबारा से हजारों में पहुंच चुकी है और यौमिया अमवात भी दर्जनों में हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 200 से 800 नए केसेस सामने आए, जिससे पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 23,362 हो गई है, जबकि कोरोना से 37 अफराद दम तोड़ चुके, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 7,230 हो चुकी है। पाकिस्तान में 2 हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस के केसेस 4 गुना तक बढ़ चुके हैं और माहिरीन सेहत भी कोरोना की दूसरी लहर को पहले से ज़्यादा ख़तरनाक दे रहे हैं। इस सूरत हाल में एहतियात की ज़रूरत पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। हुकूमत इज्तिमात को महदूद करने और बचाव की मात इख्तियार करने का हुक्म दे चुकी है, जबकि मुल्क भर में सियासी जलसों पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। हमने ये फैसला किया है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे रोज़गार लोगों को नहीं मिलता, जिससे कारोबार मुतासर नहीं होता, वो चीज़ हमने बंद करनी। तो नंबर 1 तो ये है कि हमने सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है। हुकूमत की जानिब से आज कहा गया है कि जलसे और जुलूस वगैरह गैर कानूनी होंगे। जो खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुकूमत के फैसले की तौसीक कर दी है, लेकिन सियासी जलसों की हद तक अपोजिशन हुकूमत से ताउन पर आमादा नजर नहीं आती है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक इत्तेहाद ने अपनी तहरीक में तेजी लाने का ऐलान करते हुए जलसों पर पाबंदी मुस्तरदी और आज मुस्लिम लीग नून ने मानसहरा में जलसा करके हुकूमती अहकाम और कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमने ये भी फैसला किया है कि तहरीक की रफ्तार को तेज किया जाएगा और कोरोना की आड़ में जो जलसों पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, हम हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद करते हैं। वादे किए गए थे 2.5 साल पहले, जिनके बारे में आज पूछो तो कहता है मेरे पास जादू का कोई बटन नहीं है कि मैं जिसको दबा दूं तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, मरियम नवाज मानसहरा जलसे में हज़ारों अफराद का ये इज्तिमा एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी की बदतरीन मिसाल है। इसीलिए इस जलसे पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि कोरोना वायरस सियासी वबा नहीं है, मौजूदा सूरत हाल में जलसे ख़तरनाक है। ये जो कोरोना की वबा जो कि एक संजीदा मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये एक ऐसा मसला है जिसने कि अपनी लपेट में सारी दुनिया को लिया हुआ है। हम चाहेंगे कि कोरोना के मौजूदगी में जितनी एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार कर सकते हैं, हम सबको करनी चाहिए। जो लीथल हथियार है वो यही है कि वो उनके जलसों में ना जाए। उनका जलसा हो या हमारा जलसा हो, किसी जलसे में भी नहीं जाए।
एक तरफ बढ़ते केसेस के बावजूद पाकिस्तान में कोरोना को अहमियत नहीं दी जा रही, दूसरी जानिब दुनिया भर में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5.5 करोड़ से भी बढ़ चुकी है। 13,43,000 से भी ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में फैलाई है। अब तक वायरस से अमेरिका में 2,54,000 अफराद जानों से हाथ धो बैठ चुके हैं, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 1,16,00,000 से बढ़ चुकी है और दूसरी लहर तो और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अमेरिका में एक हफ्ते से यौमिया 1,30,000 से जायद कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए और 1,000 के करीब अमवात हो रही हैं। इसीलिए अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जबकि मिशिगन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। बरतानिया में कोरोना के एक दिन में 27,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्पेन में भी कोरोना के बायस पाबंदियां नाफिज हैं। स्कूल्स बंदिश की वजह से स्पेन के डांस स्कूल्स भी बंद पड़े हैं, जिसके खिलाफ डांसर्स अपने अंदाज में एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इटली में भी कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई संगीन हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 33,000 के करीब नए केसेस सामने आ चुके हैं और अस्पतालों की हालत यह है कि तीसरे बड़े शहर नेपल्स के अस्पतालों में तो जगह ही खत्म हो गई है। मरीजों को गाड़ियों में ऑक्सीजन और ड्रिप लगाई जा रही है। मरीज अपनी गाड़ियों में अस्पताल में जगह बनने का इंतजार करने पर मजबूर है। यूक्रेन में 30 नवंबर तक वीकेंड्स के लॉकडाउन का आगाज हो चुका है, जबकि यूनान में स्कूल और नर्सरीज 30 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। लेबनान में भी इस वक्त 2 हफ्तों का लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू भी नाफिज है, जबकि ऑस्ट्रिया में 6 दिसंबर तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना केसेस बढ़ने पर तुर्की ने भी वीकेंड्स पर कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। कैफेज और रेस्टोरेंट सिर्फ डिलीवरी सर्विस करेंगे, जबकि स्कूलों में ऑनलाइन तालीम साल के आखिर तक जारी रहेगी। कोरोना की वजह से जर्मनी में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके खिलाफ शहरी एहतजाज भी कर रहे हैं। फ्रैंकफर्ट में सैकड़ों अफराद ने लॉकडाउन और पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसमें पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। ईरान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा कोरोना केसेस और 452 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद ईरानी हुकूमत ने तेहरान समेत 100 शहरों और कस्बों में सख्त तरीन लॉकडाउन का फैसला किया, जबकि हमारे दूसरे पड़ोसी भारत में भी 24 घंटों में 29,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। सूरत हाल यह है कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और तमाम ममालिक सख्त तरीन इकदामात भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में संगीन सूरत हाल के बावजूद अवाम ही नहीं बल्कि हुकूमत समेत सियासी क़यादत भी कोरोना को सीरियस लेने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते, बल्कि बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जलसों पर पाबंदियां तो लगाई गई हैं, लेकिन चंद रोज पहले तक वफाकी वज़रा गिलगित बल्तिस्तान में जलसे कर रहे थे और वज़ीर आज़म ने आज भी फैसलाबाद में एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया है। यही वजह है कि हुकूमत और अपोजिशन की गैर संजीदगी के बायस अब आवाम भी इस वबा को संजीदा लेने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब, इरशाद भट्टी साहब और एक बड़े ही मुख्तलिफ मौजू पर, एक ऐसे मौजू पर जिस पर आज से पहले शायद कभी डिस्कशन ना हुई हो, हम बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में अहम वाक़यात होते हैं जिन पर राज का पर्दा डाल दिया जाता है। कुछ राज मुल्क के दाखिली और कुछ खारजा मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं। बात दबा दी जाती है, समझा जाता है कि जो हुआ वो भी फरामोश कर दिया जाएगा। जो बताया जाता है इसे ही सच मानने पर इसरार किया जाता है, लेकिन राज के साथ मसला यही है कि वो हमेशा के लिए राज नहीं रहता, कभी न कभी सामने आ ही जाता है। सच छुप नहीं सकता, छुपाया जा नहीं सकता। कभी कोई किताब लिखकर राज अफशां कर देता है, कभी कोई बयान देकर और कभी किसी सहाफ़ती तहकीक में राज से पर्दा उठ जाता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की तरह दुनिया में ये चलन भी पाया जाता है कि एक मखसूस मुद्दत गुजरने के बाद अहम राजों से खुद ही पर्दा उठा दिया जाए। हालांकि हालिया इंकशाफ अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने अपने आप बीती में किया है। उन्होंने लिखा है कि जब एबटाबाद ने अमेरिकी ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन को कत्ल किया गया तो ओबामा समझ रहे थे कि इस वाक़े की इत्तला उस वक्त के पाकिस्तानी सदर यानी आसिफ अली जरदारी को देना बहुत
मुश्किल होगा। ओबामा का ख्याल था कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में सख्त रद्द अमल आएगा। पाकिस्तानी सरजमीन में पाकिस्तान की मर्जी के बगैर अमरीकी फौजें दाखिल की गई थी, ऑपरेशन किया गया था, लेकिन ओबामा के खदशात बिल्कुल गलत साबित हुए। तवक्को के बरअक्स आसिफ जरदारी ने इसे खुशी की खबर करार दिया। हालांकि इस हमले के बाद बज़ाहिर पाकिस्तान ने बहुत शदीद रद्द अमल दिया था। यह कोई पहली बार नहीं है कि किसी अहम वाक़े से कई साल बाद पर्दा उठा हो, बल्कि ऐसे वाक़यात की एक तवील फहरिस्त है जिन पर खामोशी और झूठ का पर्दा डाल दिया गया और कई साल गुजरने के बाद वो पर्दा चाक हुआ। एबटाबाद ऑपरेशन के बाद हकायक की खोज लगाने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन की रिपोर्ट में भी इसी तरह दबा ली गई थी और बाद में वो रिपोर्ट अल जजीरा ने लीक की थी। जब पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले अमरीकी जासूस रेमंड डेविस को रिहा किया गया तो इस रिहाई के पीछे की कहानी भी उसने खुद अपनी किताब में बयान की। रेमंड डेविस ने लिखा कि उसकी रिहाई में तब के ISI सरबरा जनरल अहमद शुजा पाशा ने अपना किरदार अदा किया। रेमंड डेविस के मुताबिक तमाम अदालती कार्रवाई में जनरल पाशा अदालत में मौजूद रहे और अमरीकी सफीर कैमरॉन मिंटर को आगाह करते रहे थे। जब अमरीका पाकिस्तानी सरजमीन पर ड्रोन हमले करता था तो उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल दिया जाता था। इन हमलों को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया जाता था, लेकिन साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने CNN को एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि ये ड्रोन हमले तो बाकायदा एक खुफिया डील के तहत पाकिस्तान की रजामंदी से हुए थे। एबटाबाद ऑपरेशन के बाद इस रात से भी पर्दा उठा था कि वो हमले जिनके खिलाफ पाकिस्तान ऊपर से ही सही शोर मचाता है, वो हमले करने वाले ड्रोन तो उड़ते भी पाकिस्तानी सरजमीन से हैं। बलूचिस्तान की शमसी एयरबेस इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है और फिर पाकिस्तान ने वो एयरबेस अमरीका से खाली कराई थी। ये राज भी बहुत बाद में विकीलीक्स के जरिए ही अफशा हुआ कि अमरीका की मजम्मत करने वाले मौलाना फजलुर रहमान भी वजीर आजम बनने के लिए अमरीकी खुशनूदी हासिल करना चाहते थे। विकीलीक्स के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकात के बारे में बताया गया है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको बोला कि आप जो ड्रोन हमले कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग आपके साथ मिली हुई है, तो आप मुझे मौका दें, मैं इनसे भी ज्यादा खिदमत करूंगा कि जरा ड्रोन हमले करो। ये विकीलीक्स में ऑन रिकॉर्ड है। नाजरीन, उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद अपनी किताब में यह इंकशाफ किया था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने गिरफ्तार अफराद को अमरीका के हवाले किया। पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म के दरमियान होने वाले एक खुफिया मुलाकात का अहवाल भी एक भारतीय सहाफ़ी की किताब में सामने आया। बरखा दत्त ने अपनी किताब में लिखा कि नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने कैमरों से छुपकर मुलाकात की। आपको जवाब तो देना पड़ेगा जब बरखा दत्त अपनी किताब में लिखेगी कि किस तरीके से काठमांडू नेपाल में आपने मोदी के साथ एक होटल के कमरे में अंदर वाला दरवाजा जो लिंक्ड डोर होता है उसके थ्रू जानबूझ के 2 कमरे 2 नामों पे बुक करवाए गए। एक में मोदी पहुंचा, दूसरे में आप पहुंचे, दरमियान वाले दरवाजे में से गुजर के आपकी मुलाकात हुई। वजह क्या थी? आप उनको ये प्रिटेंड कर रहे थे मेरी आर्मी इंडिया के साथ पीस नहीं चाहती, सैबोटाज कर देगी, मैं आर्मी से डर के अकेला आपसे मिल रहा हूं ताकि मैं पीस कायम कर सकूं इंडिया और आपके दरमियान में। अब आपको कुछ सियासी राज भी बताते हैं नाजरीन, जो वक्त गुजरने पर सामने आए। जब 2014 में उस वक्त के मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू हुई तो मालूम हुआ कि यह तमाम साजिश लंदन में बैठकर बनाई गई। इमरान खान, परवेज इलाही, चौधरी शुजात और ताहिरुल कादरी में एक मुआहदा तय पाया था। इस मुआहदे को लंदन प्लान का नाम दिया गया था। इब्तिदा में इस साजिश से इनकार किया गया, लेकिन बाद में लंदन प्लान की हकीकत तस्लीम कर ली गई। यह बात भी सामने आई कि इमरान खान के धरने की आड़ में मुक्तदर हल्के नवाज शरीफ की हुकूमत हटाकर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं। और ये इंकशाफ भी बाद में ही सामने आया कि इस वक्त के ISI चीफ जनरल अहमद शुजा पाशा ने कौफ लीग के बंदे तोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल कराए थे। वक्त गुजरने के बाद ये इंकशाफ भी सामने आया कि 2002 के इंतखाब में इमरान खान आमिर परवेज मुशर्रफ से डील करने जा रहे थे। उन्होंने 100 के करीब सीटें मांगी। जब मुशर्रफ ने इनकार किया तो इमरान खान अलग हो गए। जून 2004 में उस वक्त के वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस साल वफाकी वजीर शेख रशीद ने अपनी किताब में इंकशाफ किया कि जफरुल्लाह जमाली ने बतौर वजीर आजम अपने दौरे अमरीका में अमरीकी वजीर दिफा से तन्हाई में मुलाकात की थी, जिसकी बुनियाद पर इन्हें ओहदे से हटाया गया। जबकि जफरुल्लाह जमाली ये इंकशाफ करते हैं कि अमरीकी वजीर खारजा कॉलिन पावेल ने कहा था मुशर्रफ ने इराक में पाकिस्तानी फौज भेजने का वादा कर लिया था।
वहाँ पे ये बात हुई कि जनरल मुशर्रफ ने इराक फौज भेजने का वादा किया था, तो मुशर्रफ ने वो वादा पूरा नहीं किया। ये जाके आप जनरल परवेज मुशर्रफ को बात बता दें। ये जनरल कोलिन पावल जो उस वक्त US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इन्होंने आपको वजीर आजम की हैसियत से आप पे थे, तो ये शिकायत की आपको। जी एग्जैक्टली। मैं उसके बाद मैंने कहा जी ठीक है, अगर क्योंकि अभी मैं असेंबली का बड़ा हूँ, मैं वहाँ पर जाकर बात करूँगा असेंबली में। जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा था तो उसके कुछ अरसे बाद नवाज शरीफ अपने अहले खाना समेत सऊदी अरब चले गए थे। बाद में ये राज अफशा हुआ था कि उनकी रवानगी एक डील का नतीजा थी और उन्होंने एक मखसूस मुद्दत तक सियासत में हिस्सा न लेने का अहद किया था। परवेज मुशर्रफ से डील सिर्फ नवाज शरीफ ने ही नहीं की थी बल्कि बेनज़ीर भुट्टो ने भी की थी और ये डील कराने में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कोंडोलीज़ा राइस ने अपना किरदार अदा किया था। इस बात का इंकशाफ भी कोंडोलीज़ा राइस की किताब में किया गया। मैं ये किताब लेके आया हूँ कोंडोलीज़ा राइस का। उसमें लिखा क्या जाता है, वो कहते हैं कि जब NRO का वक्त आया तो इनकी पार्टी के चेयरमैन ने वहाँ पे कोंडोलीज़ा राइस से क्या बात की और उनके ऊपर कौन सी चीजों का बोझ था। अक्टूबर में बेनज़ीर भुट्टो जब उनसे बात कर रही थी तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, उनको और उनके जो शोहर है जरदारी साहब की बात की कि इससे निजात दिला दीजिएगा। कोंडोलीज़ा राइस डील मुल्क की तारीख में सियासी, समाजी और अस्करी राजों की एक तवील फहरिस्त है। अभी तो हमने आपको सिर्फ गुज़िश्ता 20 साल के चंद राज बताए हैं जिन पर वक्त गुजरने के बाद पर्दा उठा, लेकिन सवाल यही है कि जो सच होता है वो हर वक्त क्यों नहीं बताया जाता और बर वक्त क्यों नहीं बचाया जाता। जब सच सामने आ ही जाना है तो इसे छुपाया क्यों जाता। बात करेंगे तज्ज़िया निगार इरशाद भट्टी साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैफ साहब से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, सच का यही मसला है कि वो छुप नहीं सकता, सामने आ जाता है, तो जब ये छुप नहीं सकता तो बताया क्यों नहीं जाता। ये चलन हमारे यहां क्यों नहीं है। अगयार से हमें हमारे अपने बारे में सच सुनने को मिल जाता है पर हमारे अपने हमें सच क्यों नहीं बताते। देखिए, पैदा हो सकता है लेकिन ये अभाम रख के लोग फायदा उठाते हैं। अब देखिए कि इसमें क्या सियासत होती है, इसमें इल्जाम तराशियां, चुकों को शुबहात पैदा करने, ये खेल जो है ये इनको फायदा देता है क्योंकि अपने सियासी मकासद इससे हासिल करते हैं। अब रेमंड डेविस का किस्सा अक्सर यहाँ पे चल निकलता है और रेमंड डेविस के बारे में फौज के ऊपर इल्जाम लगाना बड़ा आसान हो जाता है। कहते जी इन्होंने छुट्टी कराई, वो ISI मुलव्वस थी। ये हालांकि ये 100% हुसैन हक्कानी और जरदारी का फैसला। अच्छा। और ये फैसला जब हुआ है तो उस वक्त बैठे, यानी इन्होंने जनरल पाशा और जनरल कियानी को ये साथ रखा हुआ था। रहमान मलिक से कहा कि जनाब, रहमान मलिक कहने लगे कि ये काम मैं करता हूं, तो जरदारी साहब ने कहा नहीं आप नहीं कर सकते, आप रहने दें। अच्छा। जब कियानी साहब से कहा तो कियानी साहब ने कहा कि जनाब इसकी जिम्मेदारी बाद में आप हमारे ऊपर डाल देंगे, जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी हम लेंगे, हम स्टेटमेंट देंगे कि हमने ऑथराइज किया, हमने कहा आप ये काम करवा दें। अच्छा। जब ISI ने करवा दिया तो उसके बाद ये जा वो जा, ये इनको सूट करती हैं चीजें, जिम्मेदारी ना लेना, इधर उधर चीजों को टालते रहना। ये जहां जैसे हवा का रुख होता है उस तरफ अपने आप को चला लेते हैं और बिलाखिर ऐसे जो अभाम होते हैं उनसे ये फायदा उठाते हैं। और फिर आपको हमें वजाहतें देनी पड़ती हैं, उन वजाहतों को भी लोग शुकूक को शुबहात से देते हैं। लेकिन जनरल साहब, मैं भट्टी साहब से ये बात पूछूंगा कि जो सच हमें, अब आपने कहा कि वहां पे जो बाहर से किताबें लिखी जाती हैं, जो वहां पे राजों से पर्दा उठाया जाता है, उनमें आधा सच होता है और अक्सर पाकिस्तान के बारे में अगर हो तो आधा सच ही होता है। तो भट्टी साहब, ये सच हम खुद क्यों बयान नहीं कर देते कि जो आधा सच बाहर से आता है, जिसमें इल्ज़ाम भी लग जाता है, जिसमें हमारे ऊपर मलबा भी डाल दिया जाता है, चाहे वो उसामा हो, चाहे वो रेमंड डेविस हो, चाहे वो कोई और वाकया हो, तो ये सच हम क्यों नहीं बोलते। इसलिए कि अली हैदर भाई कि हम झूठे हैं, इसलिए कि हम मुनाफिक हैं, इसलिए कि हम कंप्रोमाइज़ हैं, इसलिए कि हमारे जो सरों पर मुसल्लत सो कॉल्ड लीडर, तो खैर अल्लाह माफ़ करे आप मुझे जानते ही हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा कोई लीडर नहीं आया पाकिस्तान में। ये सियासतदान मौका परस्त हैं, ये दिहाड़ीदार हैं, ये वो हादसात ने इनको बड़ा बना दिया है, ये मुसल्लत हो गए हम पे, ये लुट मार ग्रुप है। ये कैसे सच बोलेंगे। हमारे यहाँ हमूदुर रहमान कमीशन से लेकर एबटाबाद कमीशन तक कोई रिपोर्ट सामने आई है कभी? नहीं आई। क्यों आएगी? क्योंकि सूट नहीं करता।
ये नारे मारते रहते हैं। सारे हुकूमत करके गए हैं। पीपल्स पार्टी 4 मरतबा करके गई है, 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब हुकूमत करके गए हैं, और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। कोई भी नहीं लाना चाहता सच। यानी ये इनकी ना टके शेर की बार अपनी इज्जत है, ना इन्होंने हमारी इज्जत रहने दी है। वो आपको मैं बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूं, वो अमेरिकी वकील का आपको नहीं पता कि जो कहता था $50 पर ये फलां फलां बेच देते हैं। मैं उस मुकद्दस लफ्ज नहीं बोलना चाहता कि वो क्या उसने कहा था कि बेच देते हैं। एग्जैक्टली ये आपको पता नहीं है कि निक्सन किस वजह से निकला था सदारत से? झूठ की वजह से। जिंदा कौमें हैं, उनको झूठ पसंद नहीं, उनको है कि जो हमें रूल कर रहा है वो झूठा नहीं होना चाहिए। क्लिंटन किस वजह से, मोनिका लेविंस्की एक साइड पे रह गया। इंपीचमेंट किस वजह से हुई? झूठ पर हुई कि इसने झूठ छुपाया है, इसने झूठ बोला है। आज ट्रंप का किस लिए वो खुशियां मना रही है अमेरिकी अक्सरियत कि एक झूठा और यू टर्न वाले से जान छूटी। जिंदा कौमें हैं। हमारे ऐसे लोग हैं, मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा है, हमने डॉलर लिए और बंदे दिए। एक 9/11 के बाद काल आई मुशर्रफ साहब, उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। ये रेमंड डेविस पे हुकूमत अपोजिशन सारी अदालत में बैठी हुई थी कि भेजें साहिब को बाहर भेजें। वो 3रे दर्जे का एक एहलकार था CIA का। उसके बाद ये गिलानी साहब और जरदारी साहब का क्या आपको पता नहीं है कि विकीलीक्स में क्या आया था कि आप ड्रोन अटैक्स करते रहें, हम मुजम्मतें करते रहेंगे, बंदे मारते रहो, कोई फिक्र नहीं हमें, हमारी मुजम्मतें, बस इस पे माइंड ना करना। हाल ब्रोक आता था, जरदारी साहब बैसिए सदर पीछे खड़े होते थे। किधर गई वो अयूब खान की वो जो ट्रू मैन एयरपोर्ट पे जहाज के दरवाजे पर आया था? किधर गए वो मुशर्रफ की इज्जत? डिक्टेटर है जी, बुरा है। ओ भाई जालिमों, सबसे बड़े तो तुम डिक्टेटर हो जो जमहूरी पहुंचे हुए। ये इधर शेर बने रहते हैं, उधर भीगी बिल्लियां बने रहते हैं। इन्होंने टके शेर बेच दिया इस मुल्क को। इस मुल्क में कितनी कैपेसिटी थी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना तकसीम पाकिस्तान से कुछ सीखा, लाखों लोगों की, लाखों मेरी माँ बहनों की इज्जतें लुटी, ये उससे भी कुछ ना सीखा। फिर उसके बाद आधा मुल्क गंवा दिया, कुछ ना सीखा। तो ये कुछ ना सीखने वाले लोग हैं। ये कभी भी आपको सच नहीं बताएंगे। इन्होंने कभी डीलों का अपना सच नहीं बताया, ढीलों का अपना सच नहीं बताया, NRO का अपना सच नहीं बताया, जदादों का अपना सच नहीं बताया। इनका पता नहीं है कि इनके बच्चे गैर मुल्की हैं कि पाकिस्तानी। ये हमें सच कैसे बता सकते हैं? झूठे सच बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते। ठीक जनरल साहब, सच हर कोई अपनी अपनी पसंद का लिखता है सर, हर कोई अपनी पसंद का सच बताना चाहता है। साबिक जर्नैल हैं दुरानी साहब, उन्होंने किताब लिखी, उस पे उस सच को किसी ने माना, किसी ने नहीं माना। क्या ये पॉसिबल है कि हम भी आहिस्ता आहिस्ता वो सच बोल पाएं जो हकीकत में सच हो, जिसमें पसंद नापसंद का आंसर ना हो? इन कौमों की तरह हम हर मुल्क, मैंने ये अपने इंटरव्यू में भी बताया कि किस तरह से ऐसे वाकयात होते आए हैं जिन पर पर्दा उठता आया है। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि उसके वाकयात, उसके राजों से पर्दा बाहर के लोग उठाते हैं, अपने लोग नहीं उठाते। सर देखिए, बात यह है कि अगर आप खुद लिख दें तो फिर एक बड़ी ऑथेंटिक किस्म की बात सामने आ जाए, और अगर किसी को कोई तराज है या कोई उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो वो तो सामने फिर लोग उसको डिबेट कर लेंगे, सामने ले आएंगे। लेकिन कम अज कम बहुत हद तक सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने होगी। लेकिन ये काम हम नहीं करते। मैंने कहा कि इसमें मुफादात हैं जिसकी वजह से ये लोग नहीं करते। और उसमें अभी आपने असद दुरानी की, जनरल असद दुरानी की बात की, तो जनरल असद दुरानी ने भी मसलन जो कुछ कहा वो उन्होंने अपने बुनियादी नॉलेज की बुनियाद पे नहीं कहा। अब देखिए कि वो अगर उन्होंने एक राय दी थी इसी उसामा बिन लादेन के वाक़े के बारे में, और खुद जब उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ है तो वो रिटायर हो चुके थे, उनको रिटायर हुए कम से कम 19 साल हो चुके थे। और 19 साल पहले अगर वो कोई उनका वास्ता था इंटेलिजेंस का तो आज उस नाते से हम अहमियत तो उनको देते हैं, लेकिन उनको ऑफिशियली तो किसी चीज का पता नहीं। ठीक, अब आप अपनी राय को अगर यूं दें, मुसल्लत करें दूसरे के ऊपर के जैसे ये हकीकत है, तो वो मुनासिब नहीं है, वो मेरा ख्याल है ज्यादती है। जो खुद मिसाल के तौर पर अगर आज जनरल कियानी किताब लिखें या सरदारी साहब या जो उस वक्त मौजूद थे हुसैन खानी लिखे, तो वो बात आदमी कह सकता है कि ये टीम पे खुद मौजूद थे या ये इन्होंने चीजें हैंडल की थी, लिहाजा ये जो बात कर रहे हैं उसकी वक़्त है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें लिखते वक्त भी
अपने ख्याली या जो सोचते हैं वो उठा के ना डाल दें, क्योंकि हकायक मत होते हैं। मैंने इसी मामले पे, ये जो रेमंड डेविस का मसला था और इससे पहले उसामा का, इससे मैंने काफी सारी बातचीत की, डायरेक्ट जनरल कियानी से भी, अच्छा, जनरल पाशा से भी, और इन चीजों के ऊपर जो मैं बात करता हूं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो मैंने ली। अब जब ये उसामा का वाकया हुआ तो जब जरदारी साहब को आधी रात को टेलीफोन किया गया तो उन्होंने कहा जी साहब जब सो जाते हैं फिर उठाया नहीं जाता, उन्होंने मना किया हुआ। अच्छा, लिहाजा उनसे बात ही नहीं हो सकती आधी रात को। अच्छा, तो एयर चीफ को फिर टेलीफोन करके कहा कि जनाब आप अपने जहाज उड़ाएं, तो तब जाके बात हुई और इन्होंने अपनी एक बटालियन जो कि एबटाबाद में मौजूद थी, अवेलेबल थी स्विफ्ट एक्शन के लिए, उसको भेजा वहां पे। बटालियन ने जाके पहुंच के जगह को घेरे में ले लिया और वो इंतजार में थे कि अब हमें एक्शन का हुक्म दिया जाए, लेकिन जो आपके सुप्रीम कमांडर थे वो सोए हुए थे। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी और ये जो ओबामा का क्लेम है जनरल साहब के, मैंने जब बात की जरदारी साहब से तो वो उम्मीद कर रहे थे कि आगे से बड़ा एक सख्त रिएक्शन आएगा क्योंकि सॉवरेनिटी ब्रीच हुई थी पाकिस्तान की, मगर वो खुश हुए। क्या इसकी भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास है? क्या ऐसा ही हुआ था जनरल साहब? वो इसमें तो कोई शक नहीं और ना ही पूछने की बात है, क्योंकि उसके बाद एक आध दिन के अंदर अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स में जरदारी साहब के नाम पे एक आर्टिकल छप गया था और उसमें उन्होंने बड़ा सराहा हुआ था इस काम को कि ये बड़ा अच्छा हो गया कि इंटरनेशनल टेररिस्ट का मार दिया गया। तो ये ओबामा जो कुछ कह रहा है उसमें यकीन यही इंसान कर सकता है कि वो सच होगा, क्योंकि आर्टिकल जो छपा था उसके बाद वो गालिबन वाजिद शमसुल हसन ने लिख के दिया था, लेकिन छपा जरदारी साहब के नाम पे था। अच्छा, और उसमें ये चीज वाज़ेह थी कि जनाब बड़ी खुशी की बात है, बड़ा सराहा गया, वो तभी न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया था। बिल्कुल ठीक। इरशाद भट्टी साहब, क्या आपको लगता है कि वो वक्त कभी आएगा जब अहम कौमी राज खान लियाकत अली खान साहब के कत्ल से लेके बेनजीर भुट्टो के कत्ल तक के राज और न जाने कैसी कैसी फाइलें, क्या वो कभी खुलेंगी सर? नहीं, कभी भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह के फजल से जो नीचे आवाम का हाल है, जो ऊपर लोगों का हाल है और जो फ्यूचर का हमारी ये सियासतदान जिन्होंने रूल करना है जो उनका हाल है, ये कभी भी सच नहीं बताएंगे। आप अंदाज़ा करें इस बात पे कि वो किताब लिख देते हैं, वो बता देते हैं, वो उनसे हमें पता चल जाता है। हमारे इधर वाले जो हैं वो अल्लाह के फजल से कभी भी ये नहीं करते। हादसा कहीं भी हो सकता है। 9/11 में CIA का बजट मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज़्यादा बजट है, लेकिन वहाँ भी जहाज़ टकरा गए वर्ल्ड ट्रेड वो टावर से, वहाँ भी वो भी हो गया सारा कुछ। हमारे यहाँ भी उसामा निकल आया, ये इशू नहीं होता, कहीं भी कोई कोताही हो जाती, कमी। बात ये होती है कि उसके बाद आप सच बताते हैं कौम को। ये लोगों को इस काबिल ही नहीं समझते कि इनको बताया जाए। उनको पता है कि इनको आगे की बस लगाई रखो, नारे मारी रखो, और ये नारे नीचे बिरयानी की प्लेट पे और कीमे वाले नान पे ये नारे मारते रहते हैं। अवाम जिस वक्त ये लोग एहतसाब के लिए उठेंगे, आप रेमंड डेविस चला गया, कभी कोई बताएं कि कितने लोग उठे थे कि 2 बंदों का कातिल चला गया है। उसामा हुआ था, कितने लोग तकसीम हो गए थे। कोई आधे कह रहे थे हमारा हीरो है, आधे कह रहे थे ये दहशतगर्द मारा गया है। तो उसके बाद क्या हुआ, कोई उठा सलाला पे, कोई उठा महमूद रहमान कमीशन के बाद कितने लोग आए हैं कि जिन्होंने कहा कि ये वो रिपोर्ट दायर कर। कितने लोगों ने कहा लियाकत अली खान को किसने मारा, कितने लोगों ने कहा बेनजीर भुट्टो को किसने मारा। कितने लोग चाहते हैं कि ये हो। ये कोई भी नहीं चाय का कप लेकर अपने ड्राइंग रूमों में बैठकर इनकलाब नहीं आते। जिस वक्त इन हुक्मरानों को खौफ होगा कि हम एहतसाब के ये कौम एहतसाब करेगी, उस वक्त सच बताएंगे, वरना कभी हमें विकीलीक्स से सच पता चलेगा, कभी बरतानिया से, कभी यूरोप से, कभी कहीं से। ये सच ना बताते हैं, ना ये खुद सच्चे हैं, ना इनका सच इनको सूट करता है, ना ये कौम सच सुनना चाहती है। ये अपने अपने सच लेके फिरते रहते हैं और फिर उसके बाद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी नहीं पता चलना, कुछ भी नहीं किसी ने बताना, कुछ भी नहीं करना। ये अच्छा, वैसे इमरान खान साहब सच बोल दिया करते हैं अल्लाह के नाम के लिए इधर के, ये जो बता भी दिया करते हैं कि उनको फलां चीज कैसे पता चली, टीवी से पता चली, उनको किसने क्या बताया। वो अपने इंटरव्यूज में अक्सर सच बोल देते हैं, तो आपको उनसे भी उम्मीद नहीं है सच की? कौन सच कहेगा? सच कोई सच्चा बता दें, मुझे एक बता दें जिसने आप इतने आप हैं मीडिया में कि कौन है जिसने कभी झूठ ना बोला हो कौम से। सब झूठे,
नीचे भी झूठे, हम भी झूठे, ऊपर भी झूठे, नीचे हम भी मुनाफिक, ऊपर वो भी मुनाफिक। अक्सरियत बहुत सारे लोग होंगे जो अल्लाह के फजल से आज भी सच बोलते होंगे, ईमानदार होंगे। नीचे हम भी बेईमान अक्सरियत, ऊपर वो भी बेईमान। नीचे हम भी गंड कप, ऊपर वो भी गंड कप। नीचे हम भी बनारसी ठग, ऊपर वो भी बनारसी ठग। नीचे हम भी दिहाड़ीदार, ऊपर वो भी दिहाड़ीदार। नीचे हम भी शॉर्टकट वाले, ऊपर वो भी शॉर्टकट वाले। तो ये कभी भी आपको कोई सच नहीं बताएगा। क्यों बताएगा, किस लिए बताएगा? उनको क्या जरूरत है? कोई भी नहीं मान रहा धेले की करप्शन नहीं की, खाता है तो लगाता है। ये क्या हो गया? आइन, जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, इनकलाब, मजामत, झूठ, सब झूठ, और ऊपर भी झूठ, नीचे भी झूठ। झूठ का राज है और सच जो है बेचारा यतीम फिर रहा है। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, आप भी क्या यही थॉट शेयर करेंगे जो भट्टी साहब ने अभी बताया? आप भी यही इसी नहज पे सोचते हैं? देखिए, मैं सच के बारे में तो बिल्कुल मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि सवाए झूठ के हमें और कुछ सुनने को नहीं मिलता। वो मियां साहब का हो या जरदारी साहब का हो, ये झूठ इतना ज्यादा बोलते हैं सुबह शाम के इंसान सोच नहीं सकता। लेकिन उससे बढ़ के जो अफसोस है वो दूसरे लोगों पे है जो उनके फॉलोअर्स हैं। वो अपने जमीर बेच के साथ जब हो जाते हैं तो वो ज्यादा तकलीफ से होता है, जो दिफा आके करना शुरू कर देते हैं। क्या किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कभी आपने सुना है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और अपनी जायदादों का हिसाब देना है तो सुप्रीम कोर्ट में वो जाली डॉक्यूमेंट जमा कराए, जाली एफिडेविट, जाली कतरी खत? कभी सुना आपने? और फिर उसके बाद भी उसके अंदर इतनी करेज हो कि वो कौम में आके वोट को इज्जत दो के नारे लगाए और आपके लीडरान जो है वो उसके साथ उसके जेर साए खड़े नजर आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। एक वक्फा लेंगे यहाँ पे, वक्फे के बाद कराची के लिए खुशखबरी है। कराची को जिस चीज का इंतजार था वो उसको मिलने वाली है, बताएंगे वक्फे के बाद। आखिर वो दिन आ ही गया जिसके लिए कराची ने कई साल इंतजार किया, जिस सर्कुलर रेलवे के लिए सालों से वादे किए जा रहे थे। कराची वालों को उम्मीदें दिलाई जा रही थी। आखिरकार वो सर्कुलर रेलवे 21 साल बाद कल 19 नवंबर को ट्रैक पर दौड़ेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि KCR मंसूबा शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। इमरान खान के दौर में ही इस मंसूबे को मुकम्मल बहाल कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि KCR में आवाम को लाहौर की ऑरेंज लाइन से बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। 1999 के बाद कल सुबह 11 बजे हम KCR पुराने ट्रैक पर अभी 42 किलोमीटर पिपरी से लेके सिटी स्टेशन तक चलाने जा रहे हैं। अगला मरहला कराची सिटी से औरंगी तक है, ये 14 किलोमीटर है और मरहला वार इंशाअल्लाह साल 1.5 साल में या मैक्सिमम 2 साल में एक तारीखी KCR कराची के लोगों को देंगे। इमरान खान के दौर में KCR इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगी। हुकूमत चीफ जस्टिस के अहकामात पर सर्कुलर रेलवे चला तो रही है, लेकिन अभी इसकी मुकम्मल बहाली में मजीद वक्त दरकार है। इब्तदाई तौर पर सर्कुलर रेलवे पिपरी स्टेशन से सिटी स्टेशन तक चलाई जाएगी और औरंगी टाउन की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि कराची सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक का 14 किलोमीटर ट्रैक मुकम्मल फाल नहीं हो सका है और रेलवे इंजीनियर्स और माहिरीन ने 14 किलोमीटर ट्रैक को सफर के लिए क्लियरेंस नहीं दी है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक औरंगी स्टेशन तक का ट्रैक पर लेवल क्रॉसिंग बड़ा मसला है। इस ट्रैक पर ट्रेन 35 किलोमीटर फी घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार से ही चल पाएगी, क्योंकि ये ट्रैक सर्कुलर ट्रेन को 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार का बोझ नहीं उठा सकता। रेलवे हुक्काम का कहना है कि सिटी स्टेशन से औरंगी तक लेवल क्रॉसिंग और स्टेशन की तज़ीन नौ की वजह से फिलहाल ट्रेन नहीं चलेगी। पिपरी से सिटी स्टेशन तक का किराया 50 रुपये मुकर्रर किया गया। कराची सर्कुलर रेलवे की पहली ट्रेन सिटी स्टेशन से सुबह 7 बजे रवाना होगी, जो 8:30 बजे पिपरी पहुंचेगी, जबकि पिपरी से सुबह 7 बजे रवाना होने वाली ट्रेन 8:30 बजे सिटी स्टेशन पहुंचेगी और दूसरी ट्रेन शाम 5 बजे रवाना होगी और 6:30 बजे पिपरी पर सफ़र ख़त्म करेगी। इसी तरह पिपरी से दूसरी ट्रेन 4:30 बजे रवाना होगी, जो शाम 6 बजे सिटी स्टेशन पहुंचेगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक इब्तदाई तौर पर KCR ट्रेन इन औकात
कार पर 20 से 30 नवंबर तक चलेगी। सर्कुलर रेलवे के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह साहब। शाह साहब, ये बताइएगा, ये जो टाइमिंग आपने दी है, आपको नहीं लगता इस पे मजीद बेहतरी आपको लानी चाहिए? कराची के लोग जो है वो दफ्तरी औकात में वापस जाने के लिए देर तक रहते हैं, एक ये। दूसरा, क्या मुकम्मल इसका जो फाल ना होना है, क्या ये आधी अधूरी सर्कुलर रेलवे कराची के शहरियों को फायदा दे पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं केसीआर का, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि केसीआर का ये जो ट्रैक है, जो ये जबरदस्ती पाकिस्तान रेलवे ऑपरेट कर रहा है, तो मेरा सवाल सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर साहब से ये होगा, जो मैंने माजी में भी कहा था, कि आखिर अगर इसी तरीके से कॉस्मेटिक चेंजेस करके केसीआर को बहाल करना है तो ये बंद क्यों की गई थी 1999 में? देखें, कराची शहर के डायनामिक्स कुछ और थे उस वक्त, आज कुछ और हैं। अब अगर इस वक्त ये पुरानी केसीआर 2 घंटे 16 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय करेगी, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी वो राइडरशिप मिलेगी जो एक मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिलनी चाहिए? देखें, पहले तो ये मंसूबा सी पैक में जायका की उसमें आना था, वहां से ड्रॉप हुआ। फिर ये सी पैक में इसको चीफ मिनिस्टर सिंध ने बहुत बार जेसीसी की मीटिंग्स में इसको किया कि इसको सी पैक में जिस तरह ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बनाई जा रही है, इस तरह हमें भी मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन केसीआर को दिया जाए ताकि लाइट रेल या मोनो रेल यहाँ पे चल सके। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर ये 16 किलोमीटर 2 घंटे में सफर तय करती है, तो आजकल के इस दौर में जब हर किसी का टाइम कीमती है, तो कोई एक बंदा अपने घर से निकलेगा अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, वो 3-4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपने चेंज नहीं करेगा। केसीआर की अफादियत उसमें थी कि इसको मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में तब्दील किया जाता और इसकी जो लाइंस थी उसको रीसर्वे करके उन जगहों तक ले जाया जाता, ताकि अगर कोई बंदा अपने ऑफिस के लिए या कहीं किसी और डेस्टिनेशन के लिए निकल रहा है, तो जिस तरह यूरोप में या अमेरिका में या दूसरे मुमालिक में है, जिस दूर ना जाए, हम लाहौर तक आते हैं कि जिस तरह लाहौर में ऑरेंज ट्रेन को डिजाइन किया गया कि वो अपनी घर से निकलता है, अपनी डेस्टिनेशन तक जाके अपना काम करके वापस आ सकता। अब ये एक 12 किलोमीटर का 16 किलोमीटर का ट्रैक इन्होंने, जो सिंध गवर्नमेंट ने इनको पहले ही इंक्रोचमेंट हटा के दी थी, उसको इन्होंने बहाल किया है। वही पुरानी बोगियां हैं, उनको कॉस्मेटिक चेंज करके दोबारा लाया गया है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन मेरा है कि अगर इसी तरह चलाना था तो आखिर 99 में बंद क्यों हुई, और उसके बाद अगर इसी तरह बहाल करनी थी तो इतने दिनों बाद क्यों बहाल की? अब सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन सिंध गवर्नमेंट के लिए आया, सिंध गवर्नमेंट ने वो डिसीजन उसी तरह उसमें अमल दरामद किया, जो सिंध हुकूमत को अहकाम दिए गए, सिंध हुकूमत ने अमल दरामद किया। मेरा क्वेश्चन सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट से यह है कि अगर पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में कोई दूसरा प्रोजेक्ट आता है तो उसको अवलियन तरजीह दी जाती है, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट सूबा सिंध में होता है और मेरे शहर कराची में होता है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। ये आप ये कह रहे हैं शाह साहब कि मौजूदा हालत में केसीआर का चलना कराची वालों को फायदा नहीं देगा? देखें, बिल्कुल फायदा नहीं देगा। मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राइडरशिप जो है वो तब मिलती है जब आप किसी राइडर को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएं। अगर वो अपनी कार छोड़ेगा, अपनी मोटर बाइक छोड़ेगा या बस का सफर छोड़ेगा, तो वो जैसे घर से निकल के स्टेशन पे जाएगा तो उसकी कोशिश यही होगी कि टाइम भी कम लगे और मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचूं, वहां अपनी जो मसरूफियात हैं उसको वहां से फाइनल करके देन वो उसी रेलवे स्टेशन से चढ़े और वापस अपने घर की तरफ आ जाए। ऐसा ना हो कि वो एक रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सफर शुरू करे, जहां वो उतरे वहां से उसको फिर दूसरी बस सर्विस लेनी पड़े, फिर वहां से आगे जाके उसको दूसरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़े। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो देखें, माजी में ये केसीआर उसी वजह से बंद हुई थी कि इसकी राइडरशिप खत्म हो गई और इसकी वो हालत बिल्कुल रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से खस्ता हो गई थी। ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रेलवे के पास भी हैं और ये सारी जगहों पे चीजें अवेलेबल हैं। अब अगर शेख रशीद साहब को सारा ब्लेम सिंध गवर्नमेंट पे डालना है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो पहले भी इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार थी, लेकिन अकेले सिंध गवर्नमेंट $2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत की मदद के बिना नहीं कर सकती। जो हमारा शेयर है। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।